टनल बना, अटल टनल 9 किलोमीटर लंबा है वो, उसका मलबा कहां डाला? वहीं सामने नाला, उसका नाम धुंधी नाला। 23 में मनाली तबाह हुआ, 24 में मनाली तबाह हुआ, इस बार 25 में फिर मनाली तबाह हुआ। धुंधी नाले में जो 9 किलोमीटर का मलबा डाला है टनल का, वो नीचे उतर रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना आई, अच्छी बात थी, पर प्रधानमंत्री सड़क योजना और नाबार्ड की सड़कों के निर्माण में सबसे बड़ा काम है इस दौर में एक नई चीज आ गई, पहाड़ खोदने वाली मशीन जेसीबी। और जेसीबी का ड्राइवर बन गया बहुत बड़ा इंजीनियर। कोई इंजीनियर नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, आप सॉइल स्टेटस स्टडी नहीं कर रहे, जियोलॉजिकल स्टडी आपके पास नहीं है, जियोमॉर्फोलॉजिकल स्टडी आपके पास नहीं है, वाटरशेड आप नहीं समझ रहे, सिर्फ पहाड़ काटी जा रहे हैं। हर गांव स्लाइड कर रहा है आजकल हिमाचल का। हमारी सड़कें सारी तबाह हो गई। पुरानी सड़कें जो छोटी छोटी थी वो ठीक, जो चौड़ी चौड़ी बनाई खत्म। NHI और मोर्थ की जो सड़कें हैं इसमें बहुत गड़बड़ है, अनसाइंटिफिक तरीके से बना रहे हैं। मैन मेड तो है, इंटेंशनल भी हो सकता है। कैसे आपने डैम को बिना ढंग से अध्ययन किए हुए खोला और 10 दिन बंद रखा? पॉलिटिकल लोगों के हाथ में छोड़ेंगे हम तो भाई ये बात नहीं बनी, क्योंकि पॉलिटिकल लोग आज कॉर्पोरेट के दबाव में है। मैं तो साफ साफ शब्दों में कह दूं। आप सब नौजवान साथियों का बहुत बहुत आभार जो आपने आज हम लोगों को यहाँ पर्यावरण के मुद्दों पर बात करने के लिए बुलाया, क्योंकि आज के दौर में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन एक ऐसी वास्तविकता है जो पूरे दुनिया के भविष्य को आगे जो है उसका फैसला करेगी। अभी हम हिमालयन राज्य कुछ सालों से एक नया बदलाव देख रहे हैं। आप लोगों के सामने ये बात व्यक्त हुई होगी और कई वैज्ञानिक तथ्य भी सामने आए कि मॉनसून हिमालय पर्वत को क्रॉस करके टिबेटन प्लेटो में पहुंच गया। ये जाता नहीं था, क्योंकि मॉनसून की हवाएं जो हमारी साउथ वेस्टर्न विंड्स हैं वो 6000-7000 की हाइट में ठंडी होकर के बारिश करती थी। इस बार एल्पाइन पास्चर को क्रॉस करके, टीथीसी को क्रॉस करके आप टिबेटन प्लेटो की तरफ झांस करके पहाड़ में, लद्दाख के पहाड़ से होते हुए तिब्बत तक बारिश कर गई। ये एक नया फिनोमिना है। ये क्यों हुआ? दूसरा शब्द एक कभी किसी ने बोला था आते आते, क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट का मतलब कि कम समय में भारी बारिश का होना, 1 घंटे में 100 mm बारिश का होना एक जगह पर, उसको क्लाउड बर्स्ट मोटे तौर पर कह सकते हैं। इट इज ए टोरेंशियल रेन, मतलब ज्यादा बारिश होना का मतलब है। कोई क्लाउड बर्स्ट कोई साइंटिफिक शब्द नहीं है, हमने बोला बादल फटा पड़ता नहीं, हो जो भी है वो है। ये क्यों हो रहा है? ये आज पहली बार नहीं देखा जा रहा, वैज्ञानिक तौर पर काफी सालों से इस बात को सोचा जा रहा था कुछ तो बदलाव है। अब इस बात को मुखर होकर सब वैज्ञानिकों ने कहना शुरू किया, मौसम विज्ञानियों ने भी, कि बदलाव हुआ एक्चुअली में जो हमारी मेडिटेरियन सी से हवाएं आती हैं, जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते रहते हैं, उसके साइकिल में बदलाव है। उसके जो झटके आ रहे हैं उनमें बदलाव आया। ये जो पूरी उत्तरी भारत में और हिमालयन रीजन में बारिश होती है सर्दियों की, वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। वो हवाएं चलती है ये आपके भूमध्य सागर से, मेडिटेरियन सी से, उसके आगे का कैकेशियन रीजन, ये सारी इसको क्रॉस करते हुए वो झटके आते हैं। ये अक्टूबर नवंबर के बाद आना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए और मई में रिट्रीट होना चाहिए। परंतु इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि अगस्त के महीने में 20 बार मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आपस में टकराव हो गया, कोलिजन हो गया। मतलब पश्चिमी विक्षोभ वापस नहीं गया, जिसको मई में वापस जाना था। 2013 में इस बात को पहले देखा गया था जब आपका केदारनाथ की घटना हुई थी। इस बात को तब महसूस किया जा रहा था कि कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव तो नहीं है। पहले तो सवाल ही हम मान के चलते थे कि मई में चली जाती है वापस।
अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वापस ही नहीं गई। एक और अगली प्रेडिक्शन ये लग रही है कि इस बार अब एल निनो का भी इंपैक्ट होने वाला है, और ये सर्दियां ऐसा कहा जा रहा है कि सामान्य से 75 टाइम ज्यादा सख्त सर्दी होगी। का मतलब 1970 के आसपास जो हमारी ठंड थी उतनी ठंड इस बार आने वाली है, और हम सब प्रभावित होने वाले हैं। हिमाचल वाले भी, पंजाब वाले भी, सब नॉर्थ का पूरा इलाका बहुत प्रभावित होगा इन बारिशों, इस बार की सर्दियों से। मुझे नहीं मालूम ये सारे वैज्ञानिक तथ्य क्या हैं और कितने सच है, कितने अभी इस पर काम हो रहा है, पर ये एक स्थिति हमने देखी। ये क्यों हुआ? इसके मूल में जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, और वैश्विक गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग है। ये दो जो तथ्य हैं, गर्मी से जलवायु परिवर्तन हुआ, उसने हमारे यहाँ के पूरे मौसम तंत्र को बदलाव लाया। ये मोटे तौर पर ये भी प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये भी जो जैसे सरदार जी ने कहा एंथ्रोपोजेनिक डेवलपमेंट है, मानव जनित घटना है। जलवायु परिवर्तन का होना और वैश्विक गर्मी का पैदा होना, जो हमारे 150-200 साल का इंडस्ट्रियल इरा का हिस्ट्री है, जहां हमने फॉसिल फ्यूल को कंज्यूम किया एनर्जी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, का मतलब ये विकास का परिणाम है। एक प्रभाव यह है। दूसरा प्रभाव क्या है? अभी आपने देखा लद्दाख में कुछ दिनों पहले कुछ घटनाएं हुई, लोग आंदोलन कर रहे थे, पंजाब होके पिछले वर्ष भी हम आए यहां से दिल्ली तक, वो लद्दाख के लोग कुछ मांग रहे थे। हम हिमाचल में भी इस बार एक हमारा सराज का इलाका है, वहां बड़ा विकास हुआ, क्योंकि वहां पिछली बार मुख्यमंत्री था, और इस बार सबसे ज्यादा विनाश उस इलाके में हुआ। अब यह विकास क्या है, इसको देखें। 80 के बाद के दौर का डेवलपमेंट और 80 से पहले के डेवलपमेंट को कंपेयर कीजिए, खासकर हिमालयन और हिमाचल के संदर्भ में। हम हिमाचल प्रदेश हिमालयन स्टेट्स में एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा उस वक्त भी विकसित था, आज भी विकसित है, इस बात के लिए कोई डिनाई नहीं कर सकता। परंतु ये फर्क क्या है 80 के बाद का? हमारी सड़कें तो पहले भी निकली थी परमार के जमाने में, परंतु इस अब की जो सड़कें आई, जिनको हमने मांगा ही नहीं था, हमने नहीं कहा था हमको कीरतपुर मनाली 4 लेन दो, मांगा था हमने क्या? नहीं मांगा था। आज सबसे बड़ा और परमानेंट आपदा क्या हो गई? हमारी कीरतपुर मनाली 4 लेन। आप सब सुनते हैं कहानियां, यही नहीं है, 6 और बन रहे हैं। शिमला कालका भी देखा होगा आपने, पिछले साल क्या हुआ था 23 में, वहां सारे इलाके में। हमारा इलाका तो तबाह हो गया है, 6 और बन रहे हैं। अब एक और विकास आ रहा, रेल, BBB, भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेलवे लाइन आजकल काम चला है। उसके बाद उसको जाना है ले, उसका एक्विजिशन हो रहा है, सर्वे हो चुका है, अब एक्विजिशन होना है, पैसा आ चुका है। उसमें क्या कर दिया कि उसके इन्वॉल्वमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के सारे प्रावधान एग्जम्प्ट कर दिए, मतलब लागू ही नहीं होगा क्लियरेंस के लिए। एनवायरमेंट क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस, सब तरह की क्लियरेंस उसके बिना कर दी गई, बिकॉज ऑफ इट इज ए स्ट्रेटेजिक नेशनल इंटरेस्ट प्रोजेक्ट फॉर डिफेंस पर्पसेस। आई डोंट नो हु सेज दिस। आज की दुनिया में डिफेंस के लिए आप सड़क और रेल ढूंढते हो, जहां इतने बड़े बड़े जहाज हैं, हम पूरी रेल को उठा सकते हैं। ऐसे जहाज हमारे पास है, मिसाइल हैं, क्या नहीं है, ड्रोन है, सब कुछ है, और आप कह रहे हैं हम रेल इसलिए ले जा रहे हैं। और फिर एक टनल बना, अटल टनल, आप गए होंगे, कुछ लोग गए हैं, आप अटल टनल क्रॉस किया, 9 किलोमीटर लंबा है वो। उसका मलबा कहां डाला? वहीं सामने नाला, उसका नाम धुंधी नाला। 23 में मनाली तबाह हुआ, 24 में मनाली तबाह हुआ, इस बार 25 में फिर मनाली तबाह हुआ। देखा आपने, वीडियो देखे होंगे। क्यों?
धुंधी नाले में जो 9 किलोमीटर का मलबा डाला है टनल का, वो नीचे उतर रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना आई, अच्छी बात थी, पर प्रधानमंत्री सड़क योजना और नाबार्ड की सड़कों के निर्माण में सबसे बड़ा काम आया इस दौर में एक नई चीज आ गई, पहाड़ खोदने वाली मशीन, जेसीबी। और जेसीबी का ड्राइवर बन गया बहुत बड़ा इंजीनियर। कोई इंजीनियर नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, आप सॉइल स्टेटस स्टडी नहीं कर रहे, जियोलॉजिकल स्टडी आपके पास नहीं है, जियोमॉर्फोलॉजिकल स्टडी आपके पास नहीं है, वाटरशेड आप नहीं समझ रहे, सिर्फ पहाड़ काटे जा रहे, काटे। हर गांव स्लाइड कर रहा है आजकल हिमाचल का। मैं आपको बता दूं 15-20 हजार से ज्यादा घर डैमेज हो गए हिमाचल प्रदेश में, और लगभग 10,000 तो घर तो टूट ही गए हैं। ये स्थिति है, कोई छोटा मोटा झटका नहीं लगा इस वक्त। हमारी सड़कें सारी तबाह हो गई। पुरानी सड़कें जो छोटी छोटी थी वो ठीक, जो चौड़ी चौड़ी बनाई खत्म। खासकर मैं फिर ये कहूंगा, मैं हर रोज कह रहा हूं, ये बार बार कह रहा हूं, NHI और मोर्थ की जो सड़कें हैं इसमें बहुत गड़बड़ है, अनसाइंटिफिक तरीके से बना रहे हैं। गलत ढंग से पहाड़ काटे, सीधे स्ट्रेट 90 डिग्री पहाड़ को काट दिया, जबकि आपको 45 डिग्री से आगे स्लोप को नहीं काटना चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, सब जानते हैं। परमानेंट डिजास्टर कर दिया हमारे लिए खड़ा ये। और अगर इस पर सवाल करें तो मंत्री जी क्या बोले, जानते हैं आप, वो स्टेटमेंट सुनी होगी आपने कि जो DPR बनाने वाले हैं ये बदमाश है। देन आई आर्ग्यूड, हु इज द मिनिस्टर, द गाय हु इज मेकिंग ए DPR, वो तो एक इंजीनियर होगा, वो तो मंत्री नहीं है। जिम्मेदारी से क्यों हट रहे हैं? 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, दूसरी साल जो है 3,000 करोड़ रुपए उसके मेंटेनेंस में लग रहे हैं। इस बार 3,000 करोड़ का नुकसान मंत्री साहब ने खुद कहा इस कीर्तपुर मनाली के लिए हो गया। ये क्या हो रहा है? डेवलपमेंट के नाम पर हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाए। हमारा कंजम्पशन क्या है मालूम है आपको, छोटा सा राज्य है हम आज 12-13 हजार मेगावाट बिजली जनरेट कर रहे हैं, और पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट है 18-19 हजार मेगावाट हम अचीव करने वाले हैं। अपना कंजम्पशन हमारा 1000 भी नहीं होगा। वी आर सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी। हम अब भी लद्दाख की बात मैं कर रहा था। लद्दाख में आजकल एक दुनिया में नया होड़ चल पड़ा है, टेक्नोलॉजी नई आई, नई तरह की चीजें चाहिए, नए तरह के मेटल, रेयर अर्थ मेटल का मसला चल रहा है चर्चा में, क्योंकि तिब्बत चीन वहां कुछ हो रहा है तो हम भी यहां करेंगे, लद्दाख में उसके डिपॉजिट हैं, ऐसा कहा जाता है। फिर कहा कि सोना भी है, फिर कहा कि कॉपर भी है। असल में वहां पर चूने के पहाड़ भी हैं, पूरा इलाका है। नंगे आदमी तो कुल 3 लाख है ना लद्दाख में, और ज्योग्राफिकल एरिया लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर है। तो खाली लगे है, ना लैंड एक्विजिशन होना, ना किसी को पैसे देने हैं, है ना। तो उसके लिए रेल ले जाओ, तो वहां से कचरा लाओ, पीस करके वहां से पत्थर पीस के लाओ, और पंजाब में जो है उसमें राखी घोलो और सीमेंट बेचो, यही होगा। जैसा हमारा यहाँ बघेरी वाला प्लांट जिसका हमने को विरोध किया था, तब तो वहां थर्मल लग रहा था, वो तो रोका, पर वो सीमेंट बनाने वाला प्लांट तो लगा ये बघेरी में, कीर्तपुर के पास, आप देख ही रहे हैं। और आप लोगों को ही सब ज्यादा पोल्यूशन जा रहा है, उसका पानी का भी और एयर पोल्यूशन भी पंजाब को जा रहा है। अब वो होगा, मार्बल है वहां पर बहुत ज्यादा, ग्रेनाइट है, वो खोदेगा, उसके लिए जा रही है रेल। फिर रेल डिफेंस के लिए नहीं, कमर्शियल प्रोजेक्ट है ये गलत ढंग से गुमराह किया जा रहा है। लद्दाख का कोई राजनीतिक मसला नहीं है, वहां वो अगर स्वायत्तता दे देंगे लद्दाख को, शेड्यूल 6 अगर लद्दाख में लग जाता है तो वो केंद्र सरकार के पास वो शक्तियां नहीं रहती हैं कि वो जो है वहां पर इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज करे। इसलिए ना उनको विधानसभा दी, उनके पास कुछ नहीं है। एक बॉडी है हिल काउंसिल, ना पार्लियामेंट, ना विधानसभा है, ना वोट देने का मामला है, ना सरकार है, दिल्ली से चलता सब कुछ।
और वो जो है नौकरियां भी वहां, वो क्योंकि यूनियन टेरिटरी अंडर गवर्नड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो कैडर भी तो सेंट्रल कैडर हो गया ना। लद्दाख वाले बच्चे भी वहां अपेयर करेंगे, देश भर के कोई बच्चे करेंगे, तो ये झगड़े तो हैं ये वहां। असली कन्फ्लिक्ट ये है लद्दाख का। इट इज नॉट ओनली लद्दाख, आई एम सेइंग यू, सेंट्रल वांट टू कंट्रोल ऑल हिमालयन रीजन बिकॉज ऑफ दिस राइट फ्रॉम मणिपुर टू लद्दाख। आई एम सेइंग वेरी ओपनली, these are not hidden things now, everybody know it। हमारे पहाड़ी राज्यों को कमजोर करना चाहते हैं और उनको नियंत्रण बढ़ाना चाहते हैं ताकि वहां के संसाधनों पर कब्जा किया जाए। Then we are talking simultaneously, पर्यावरण खराब हो गया, देश में बाढ़ आ रही, सुखाड़ आ रही। ये क्या चल रहा है सर? ये क्या बात हो रही है? इस देश को गंभीरता से सोचना होगा। अगर बचना है तो रोकिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, हिमाचल प्रदेश का इकोसिस्टम सर्विसेज कितनी है इस देश के लिए। अभी फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल का अभी का रिपोर्ट है, वो कह रहा है हिमाचल प्रदेश केवल 3 लाख करोड़ 3,20,000 करोड़ का इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इस कॉन्टिनेंट को। एंड 1 लाख करोड़ से ऊपर तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का वैल्यू है जो हमारे जंगल हिमाचल के कर रहे हैं। फ्लड कंट्रोल, वाटर सप्लाई, दिस ऑल ग्लेशियर्स डिपॉजिट्स, ये सब रेगुलर वाटर सप्लाई कहां से हो रहा है? ये जो हम हिमाचल ही अगर 3 लाख करोड़ का एनवायरमेंटल सर्विसेज दे रहे हैं अपने देश को, डाउन स्ट्रीम रीजन को, व्हाट वी आर गेटिंग आउट ऑफ दैट? दैट्स द क्वेश्चन टुडे। और हमारे को तोड़ने के लिए आ रहे हैं, मशीनों से तोड़ के रख दिया पूरे हिमाचल को। हमारे घर डूब रहे हैं, बह रहे हैं, बगीचे गए लोगों के, तबाह हो गए। उसका प्रभाव सिर्फ हिमाचल में ही नहीं हुआ, उसका प्रभाव हुआ पंजाब में। आज आपने देखा ना, ये जो सिल्ट आई ना, कहां से आई? ये मनाली से लेकर के धुंधी नाले के सिल्ट तक पहुंच गई पंजाब में। और सबसे बड़ी बात इन्होंने एक इशारा किया, मैन मेड तो है, इंटेंशनल भी हो सकता है। कैसे आपने डैम को बिना ढंग से अध्ययन किए हुए खोला और 10 दिन बंद रखा? ये 13 में हुआ था हमारे साथ। मैं आपको बता दूं, ये जो डैम सेफ्टी एक्ट वाला मसला है, बड़ा टेढ़ा मामला है ये। हमारा एक लारजी सैंज कुल्लू वैली गया कोई आप लोग में से? तो एक लारजी डैम आता है, आगे पंडो डैम है, उसके पीछे लारजी डैम है, उसके पीछे सैंज में 2 डैम है। जो पिछला बड़ा डैम है उसको बारिश का पानी ज्यादा आ गया, उसने गेट खोल दिया। 8 किलोमीटर आगे जो है एनएचपीसी का दूसरा डैम है, वो जब उनके आया डैम पे पानी, उन्होंने गेट खोल दिया और अगला वाला पूरा सैंज बाजार वॉश आउट हो गया दिन को। उधर से उन्होंने फोन नहीं किया उसको कि हम पानी छोड़ रहे हैं ना, अगले वाले ने भी फोन नहीं किया, आउट में जो लारजी डैम है उसको भी नहीं किया, और लारजी डैम ओवर फ्लड कर गया। लारजी वालों ने खोल दिया तो पंडो वालों के पानी भर गया एकदम से, थोड़ा थोड़ा दूरी में तो है वो, और पंडो वालों ने खोल दिया सारा मंडी तक। और जाकर के जो हमारा हिमाचल का वहां मंडी में तो पुल पाल गए सारे, वो पंडो का पुल भी गया और बहुत से पुल गए, परंतु जा करके नुकसान हुआ पंजाब में पौंग डैम में सीधा सेम दूसरे दिन। और जो हिमाचल के कुछ इलाके और कुछ पंजाब के इलाके तलवाड़ा वगैरह में भारी नुकसान हुआ, सिर्फ मिसमैनेजमेंट ऑफ डैम अथॉरिटीज। इसका जवाब कौन देगा? इतना सख्त कानून बना रखा है हमने, डैम सेफ्टी एक्ट, वो लागू होता है क्या? लागू ही नहीं होता। ये इस बार पंजाब में ट्रायल हुआ। ये क्या हो रहा है? पॉलिटिकल लोगों के हाथ में छोड़ेंगे हम तो भाई ये बात नहीं बननी, क्योंकि पॉलिटिकल लोग आज कॉरपोरेट के दबाव में है। मैं तो साफ साफ शब्दों में कह दूं, कोई पॉलिटिकल पार्टी बिना कॉरपोरेट फंडिंग के चलती नहीं है, उनके इंटरेस्ट कैटर करने ही पड़ेंगे। और पार्टियों में होते हैं कार्यकर्ता, जिनको हम आजकल देसी भाषा बोलते हैं ठेकेदार। जनता जाती है कि लोग होते पार्टी में? क्या लोग नहीं होते, ठेकेदार होते पार्टी में। मैं तो रोज बोलता हूं, मजाक करता हूं, वो तुम्हारी पार्टी में आदमी नहीं है, ठेकेदार हैं। तो ये हालत जब हो जाती है तो फिर कौन सवाल करेगा? हम आम आदमियों को सवाल
खड़े करने पड़ेंगे हर जगह और बात उठानी पड़ेगी। और ये अच्छा हुआ आप लोग उठाइए, बच्चों ने यहाँ बहुत अच्छा प्रयत्न किया, ये इस बात को और जगह भी उठाएं और क्वेश्चन करें। हमारे सर्वाइवल का सवाल है, अब नहीं हो सकता कुछ और। अगर हम कुछ नहीं बोले तो निश्चित तौर पर पूरे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत भयंकर संकट आएगा, क्योंकि दुनिया की सबसे सघन आबादी यही है। ये गंगा सिंध के मैदानों में बसे हुए हैं सबसे ज्यादा लोग, और सबसे ज्यादा अन्न उत्पादन यहां होता है। दुनिया का सबसे फर्टाइल लैंड है ये। अगर इसको बर्बाद कर देंगे, इसको बंजर कर देंगे, तो देख लीजिए भविष्य हमारा क्या होने वाला है। तो मैं मुख्तार अभी यही बात रखता हूं, तो सवाल आएगा तो उसके बाद बात करते हैं। धन्यवाद।